जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या ये प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स हैं? काइंडली लेट मी नो। आपके साथ में स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके मुझे कोई एक स्टूडेंट जो है ना वो रिस्पॉन्स कर दे, ताकि मैं नेक्स्ट कैरियर यस मैम हो कैरियर रही है। कंटिन्यू यस करूँ। मैम हो रही है। जी। यस मैम हो रही है शो। अच्छा। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये जो आपके लिए सेशन रखा है, मेरा जो बेसिकली पर्पस है वो ये है कि आप स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए प्रोजेक्ट के हवाले से। और जो आपका इंटर्नशिप है, लेसन प्लान, प्रोजेक्ट का डीपीटी, लॉन्ग टर्म टीचिंग प्रैक्टिस का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको बताया जाए। ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। पहले ये होगा कि मैं आपको बताऊंगी जो भी आपके प्रोजेक्ट के असाइनमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशन करूंगी मैं। ठीक है। जो भी आपके क्यूरीज होंगी वो आप लास्ट पे पूछिएगा। ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग मैं आपको अगर लेक्चर दे रही हूँ तो फिर आपने जो है ना वो आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। आप लास्ट पे पूछिएगा जो भी आपका क्वेश्चन होगा। ओके। जी हम बात करते हैं। ये हमारे पास अ, जो बेसिकली जो आपका जो प्रोजेक्ट है, ये थीसिस है आपका। ठीक है। एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें जो आपका थीसिस है वो 5 चैप्टर्स पे मुश्तमिल होता है। जो आपका चैप्टर 1 है वो इंट्रोडक्शन के बारे में होता है। इंट्रोडक्शन में आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, आपके रिसर्च क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है। आपने बताना होता है इंट्रोडक्शन में, आप ये बताएंगे जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो टॉपिक जो है वो आपका किस बारे में है। आपने ज्यादा इंट्रोडक्शन उसको ज्यादा डिटेल नहीं देनी। जस्ट आपने 1.5 पेज का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है। ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जी हम बात करते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपके मेजरेबल होने चाहिए। ठीक है। आपने एक्शन वर्ब को यूज करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं। और जब आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं तो आपने कुछ बातों को मद्देनजर रखना है। आपने मैक्सिमम जो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं वो 2 से 3 होने चाहिए। ठीक है। मैंने लास्ट सेमेस्टर में काफी स्टूडेंट्स का मैंने प्रोजेक्ट हैंडल किया था। कुछ का असाइनमेंट बेस पे था, कुछ का कंप्लीट था। ठीक है। तो मैंने उसमें ये चीजें नोट की थी कि उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो 6 to 7 ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं। इतने ज्यादा अपने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करने। ठीक है। आपके मैक्सिमम जो है वो आप 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स ले सकते हैं। उसके बाद ये आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं। रिसर्च क्वेश्चंस आपने ऐसे बनाने हैं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर रहे हो। ठीक है। उनकी अलाइनमेंट होना जरूरी है। ये नहीं कि जी आप ऑब्जेक्टिव्स कोई और बना रहे हैं और आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो कोई और पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी अलाइनमेंट मस्ट हो आपके रिसर्च क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। और आपके टॉपिक के साथ भी। उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप जो भी जिस प्रॉब्लम पे आप स्टडी करना जा रहे हैं, आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करेंगे जस्ट 3 to 5 लाइन्स में। ठीक है। कि आप ये स्टडी कहाँ पे करने जा रहे हैं, आपकी जो पॉपुलेशन है आप किस पे करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स पे करने जा रहे हैं, टीचर्स पे करने जा रहे हैं।
ठीक है। और आपका जो मकसद है, आप ये क्यों ले रहे हैं, आप ये आपने ये जो टॉपिक लिया है आपने ये क्यों लिया है, ठीक है, उसमें ये आप डिफाइन करेंगे। ये हाइपोथेसिस है, आपने हाइपोथेसिस नहीं बनाने। काफी स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, लेकिन ये आपका लोअर लेवल है। लोअर लेवल पे हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो है वो आपने सेट नहीं करने, आप रिसर्च क्वेश्चंस को ही सेट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन, जो आपका चैप्टर 2 है वो आपका लिटरेचर है। लिटरेचर ये है कि जो आपने अपना जितने जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, आप उससे रेलिवेंट नेट से डाटा सर्च करेंगे, आर्टिकल्स डाउनलोड करेंगे, बुक्स डाउनलोड करेंगे, और उससे देखेंगे कि जो पिछली रिसर्च हो चुकी है इस बारे में वो क्या कहता है, उस मतलब आपके टॉपिक के बारे में वो लिटरेचर क्या कहता है, आपने उसको पढ़ना है। और फिर बाद में आपने उसको जो है वो अपनी वर्डिंग में करना है, ठीक है। और लिटरेचर में जो है वो रेफरेंस और साइटेशन देना मस्ट होता है। उसके बाद आपकी मेथोडोलॉजी आ जाएगी। ये मेथोडोलॉजी जो है वो चैप्टर 3 है आपका, जिसमें आप बताएंगे जी हमारी जो स्टडी है, हमारी जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी, ठीक है। आप डाटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे, कौन सा टूल आप यूज करेंगे डाटा कलेक्शन के लिए, ये सारी चीजें जो है, आप डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, आपका जो सैम्पलिंग है, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज करेंगे, ठीक है। आपका सैंपल साइज क्या होगा, आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, ये सारी चीजें जो हैं वो आप चैप्टर 3 में डिफाइन करते हैं। चैप्टर 4 जो है वो आपका डाटा एनालिसिस के हवाले से है। डाटा एनालिसिस, अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो आपका जो डाटा एनालिसिस है वो आप SPSS को यूज करते हुए करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव VU करवाती नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें जो है ना वो क्वांटिटेटिव रिसर्च की ही बात करूंगी, क्योंकि मुझे इस बात का आइडिया है। VU क्वालिटेटिव स्टडी नहीं करवाती, आप SPSS को यूज करके करते हुए अपना डाटा एनालिसिस करेंगे, और उसमें उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी आप टेस्ट वगैरह अप्लाई करेंगे जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है APA फॉर्मेट को फॉलो करते हुए टेबल्स डिजाइन करेंगे और इसकी इंटरप्रिटेशन राइट करेंगे। चैप्टर 5 जो है उसमें आप अपनी समरी, जो भी आपके फाइंडिंग्स हैं, जो कंक्लूजन आप कंक्लूड करेंगे अपने डाटा एनालिसिस से, डिस्कशन और रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई आपका क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन ऑफ एनी स्टूडेंट? किसी No, स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है जो मैंने चैप्टर्स के हवाले से बात की है? ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी रिसर्च का वो है जी टॉपिक सिलेक्शन। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता जी हमने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से आपको 2-3 चीजें जो जरूरी हैं वो बताऊंगी। पहली बात तो ये है कि ये आपका B.Ed लेवल है, ठीक है। B.Ed लेवल में आपने क्या करना है आपका जो टॉपिक है वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के हवाले से हो, जिसमें आपकी पॉपुलेशन स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों, ठीक है। तो क्योंकि हर फील्ड में अगर आप MCS फील्ड में जाते हैं या आप किसी साइंस सब्जेक्ट के फील्ड में जाते हैं तो फिर उस लिहाज से आपको टॉपिक चूज करना होता है। तो पहले आपने इस बात को समझना है कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है वो आपकी एजुकेशन फील्ड से रेलिवेंट हो। आपने टॉपिक ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें आपकी पॉपुलेशन को डिफाइन किया गया हो, आप किस एरिया में अपनी वो स्टडी करने जा रहे हैं आपने उसको डिफाइन करना है, और आपका जो आपकी जो टॉपिक की स्टेटमेंट है वो क्लियरली डिफाइन हो, ठीक है। तो ये इसमें आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट होगी, फर्स्ट असाइनमेंट आपकी
इसी से रेलिवेंट होगी 10 मार्क्स की असाइनमेंट होगी, जिसमें आपने 3 रिसर्च टॉपिक्स को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और वो आपने जो है वो अपने सुपरवाइजर को आप सेंड करेंगे। कोई एक टॉपिक आपका सुपरवाइजर अप्रूव करेगा और उस पर आप फर्दर वर्क करेंगे। ठीक है, और ये जो आपके असाइनमेंट है फर्स्ट, वो आई थिंक सो कि वो 10 मार्क्स की है। नेक्स्ट जो है वो आपका जो रिसर्च टॉपिक जो है उसमें आपका फेनोमिना होना चाहिए। फेनोमिना से ये मुराद है, ये जिसका माइक ओपन है ना, काइंडली इसको म्यूट करें। अच्छा जी, तो इसमें आपका जो फिनोमिना है, ठीक है, कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप इफेक्ट देखने जा रहे हैं, आप रिलेशनशिप देखना जा रहे हैं, ये देखना जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके फिनोमिना को डिस्क्राइब करेगा। उसके बाद ये है कि जो आप टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक आपका जो है उसमें वेरिएबल्स मस्ट होने चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स अगर उसमें नहीं होंगे तो क्या होगा, वो आपका टॉपिक जो है वो एक अच्छा टॉपिक साबित नहीं होगा और उस पर आप रिसर्च भी नहीं कर सकते और वो प्रूफ भी नहीं होगा। ठीक है, वेरिएबल से ये मुराद है कि जो चीज वेरी करती है। ठीक है, जैसे आप ये जॉब सेटिस्फेक्शन देख लें, जॉब सेटिस्फेक्शन ये वेरी करती है। अगर टीचर की स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, या टीचर को अगर सैलरी अच्छी मिल रही है, या स्टूडेंट्स उससे सेटिस्फाइड हैं, या टीचर की अगर प्रमोशन हो रही है, तो ये जो जॉब सेटिस्फेक्शन जो ये कीवर्ड है ये वेरी करता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ड्रॉप आउट के हवाले से बात करें, ड्रॉप आउट रेट के स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने मतलब एजुकेशन जो है वो क्यों ड्रॉप आउट करते हैं। 2017 में आपको ड्रॉप आउट रेट जो है वो डिफरेंट मिलेगा, 2018 में डिफरेंट मिलेगा और 2019 में डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका जो टीचिंग मेथड्स हैं या स्टूडेंट का बिहेवियर है, स्टूडेंट बिहेवियर पे भी आप ले सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप नेट पे सर्च करेंगे आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। ड्रॉप आउट के हवाले से भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी फर्दर टॉपिक्स हैं जो आप अपने रिसर्च के लिए ले सकते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है कि आप की स्टडी का पार्ट आप किस पे स्टडी करेंगे, आपके सब्जेक्ट कौन सा होगा। जैसे कोई साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है, अगर वो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करेगा तो क्या होगा, उसका सब्जेक्ट जो होगा वो एनिमल होगा, क्योंकि वो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपने अपने रिसर्च स्टडी कंडक्ट करनी है वो किस पे करनी है, आपका जो पॉपुलेशन है वो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं या कम्युनिटी है। ठीक है, लेकिन जो एजुकेशन फील्ड में जो आपकी पॉपुलेशन होती है, आप स्टडी जो करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो आपकी टीचर होते हैं या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स होते हैं। और पेरेंट्स कम ही होते हैं, ज्यादातर टीचर्स या स्टूडेंट्स या हेड मास्टर हो गए। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट जो आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से ये मुराद है कि अब आप जो स्टडी कर रहे हैं आपकी पॉपुलेशन कौन सी होगी, जो आप एरिया सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं कसूर से हूँ तो मैं ये कहूंगी कि जब मैं रिलेशनशिप देख रही हूँ जॉब सेटिस्फेक्शन और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का, ठीक है, इन कसूर, तो मेरी जो पॉपुलेशन होगी वो कसूर होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी जो पॉपुलेशन है या आप सेकेंडरी स्कूल वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं तो लाहौर के या जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका सिटी है, तो उस जगह के जितने भी स्कूल्स होंगे वो आपके पॉपुलेशन होगी, या जितने आप स्कूल जो है वो लेना चाह रहे हैं, पॉपुलेशन आपकी ओवरऑल होती है। ठीक है, ये वाली वो वाली पॉपुलेशन नहीं है कि इस दुनिया की आबादी कितनी है और वगैरह वगैरह। ठीक है, रिसर्च में जो पॉपुलेशन है वो आपकी रिसर्च स्टडी को डिटरमिन करती है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अच्छा जी, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, जैसे ये रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स इन पंजाब। अब इसमें मैं आपको बताऊं जी, इसमें फेनोमिना जो है वो आपका रिलेशनशिप है। ठीक है,
उसके बाद जो आपकी पॉपुलेशन है वो पंजाब है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो टीचर्स हैं। बढ़ चलो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर 1 है, ये मैंने पहले भी आपसे बात की है इस हवाले से कि आपने प्रॉब्लम को स्टेट करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं और रिसर्च क्वेश्चंस डिफाइन करने हैं। इस पे मैं डिटेल से बात कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे मजीद इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू में आपने क्या करना है, आपका जो भी टॉपिक है आपने नेट पे आप एरिक एरिक पे सर्च करें, ठीक है। साइंस डायरेक्ट है, गूगल स्कॉलर है। आप इन ब्राउजर्स को यूज करते हुए आप अपने टॉपिक से रेलिवेंट जो है वो सर्च करेंगे, आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। उन आर्टिकल्स को आपने रीड करना है, ठीक है। उनको रीड करने के बाद आपने उसको थोड़ा सा अपनी वर्डिंग चेंज कर देनी है, ठीक है, ताकि प्लेजरिज्म ना आए। और ये आपका जो है वो लिटरेचर रिव्यू होगा। लिटरेचर रिव्यू में आपको हेडिंग्स भी बनानी होती हैं। और ये आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपने 2010 के बाद जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, आपने उन्हीं आर्टिकल्स को रीड करना है और उन्हीं में से आपने डाटा लेना है, ठीक है। और ये जो आपका लिटरेचर होता है ये 30 to 40 पेजेस का होना चाहिए, एपीएस स्टाइल में होना चाहिए, और 30 to 40 पेजेस। ये आपकी जो असाइनमेंट है आई थिंक ये 25 मार्क्स की होगी। मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी में आप अपने रिसर्च डिजाइन को डिफाइन करेंगे कि आपका जो रिसर्च डिजाइन है वो डिस्क्रिप्टिव है या नरेटिव है। डिस्क्रिप्टिव आपका उस सूरत में होता है कि जब आपकी रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव होती है, और नरेटिव आप तब उसको अपनी रिसर्च डिजाइन को एज अ नरेटिव डिफाइन करते हैं जब आपकी जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। उसके बाद अपना आप रिसर्च मेथड बताएंगे कि आपका रिसर्च मेथड कौन सा है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। उसके बाद आप अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे। पॉपुलेशन को मैं पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ कि वो आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन होती है आपके रिसर्च स्टडी की, जिसपे आप जनरल अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करना चाहते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक है, ये आप इन सब टर्म्स के बारे में STS 630 रिसर्च मेथड्स में पढ़ के आए होंगे। सैम्पलिंग टेक्निक के आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करते हुए डाटा कलेक्ट करेंगे, और जो ज्यादा यूज होने वाली सैम्पलिंग टेक्निक है वो है रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, कि आप रैंडमली डाटा कलेक्ट करते हैं कहीं से भी। मतलब आप ये नहीं कहते कि जी हम जो मतलब कह सकते हैं इसको इजी वर्डिंग में, इसमें जो आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग है या कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, वो आपकी और सैम्पलिंग टेक्निक में आ जाती है, क्वांटिटेटिव में नहीं आती। लेकिन जो क्वांटिटेटिव में जो इजीली आप डाटा गेन कर सकते हैं वो आप रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक के जरिए जो है वो अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सैंपल साइज आप डिफाइन करेंगे। अगर आपके सिटी या एरिया में 256 स्कूल हैं या 300 स्कूल हैं, तो आप 300 में से कोई 100 स्कूल सिलेक्ट कर लेंगे कि जी मैं यहाँ से डाटा कलेक्ट करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो ये आपका सैंपल साइज होता है, और सैंपल साइज में आपने क्लियरली बताना होता है कि जी मैं इन स्कूल से मैं डाटा ले रही हूँ या ले रहा हूँ, या इतने मेरे स्कूल होंगे जिनसे मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, और इतने टीचर्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे। वो आपके रिसर्च स्टडी के सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन आप रिसर्च जुबान में उसको कहेंगे जिसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट करेंगे।
जिस टूल को यूज करेंगे, जैसे अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च को रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आप अपना एक क्वेश्चनर बनाएंगे। क्वेश्चनर कहते हैं एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को। आपने अक्सर वो देखा होगा, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वीयू में भी अक्सर ऐसे होता है कि जी वो आपसे एक परफॉर्मा फिल करवा रहे होते हैं, जिसमें वो पूछा होता है जी आप इस टीचर के बारे में क्या राय रखते हैं, एग्री हैं, स्ट्रांगली एग्री हैं, डिसएग्री हैं। ठीक है, उन्होंने लिकर्ट स्केल को यूज करते हुए वो क्वेश्चनर डेवलप किया होता है। इसी तरह से जब आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो फिर आप भी जो है वो ऐसे अपना एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप करेंगे जिसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप अपनी स्टडी से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस को जो आपके ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अलाइन होना चाहिए। जो भी आपका क्वेश्चन है आप क्वेश्चन सेट करेंगे, तो क्वेश्चनर आप सेट करेंगे लिकर्ट स्केल को यूज करते हुए, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, इस पैमाने को आप यूज करेंगे। तो जब आपका डाटा कलेक्ट हो जाएगा तब आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, और विदाउट डाटा कलेक्शन आप डाटा एनालिसिस नहीं कर सकते। और जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिए है, अब आपने डाटा एनालिसिस करना है। अगर तो आपने गूगल फॉर्म के थ्रू डाटा कलेक्ट किया है तो फिर उसमें आपके पास सारे रिस्पॉन्स उनके आ जाते हैं। अब वहां से आप एक्सेल शीट भी आ जाती है। आपने क्या करना होता है कि वो एसपीएस में जाके अपना डाटा एंटर करना होता है। डाटा एंटर करने के बाद आप टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है और मुश्किल भी होगा अगर किसी ने पहले जो है वो एसपीएस को यूज नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका चैप्टर 5 है, जिसमें आप डाटा एनालिसिस के बाद जो भी आपकी फाइंडिंग्स आई हैं आप उन फाइंडिंग्स को लिखेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो भी आपने अपनी फाइंडिंग से कंक्लूजन ड्रा किया है वो आप कंक्लूजन वाले पोर्शन में लिखेंगे और रिकमेंड करेंगे फर्दर रिसर्च के लिए। नेक्स्ट अगर आपके अब क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस रिसर्च प्रोजेक्ट का वाइवा होता है? नहीं नहीं, वाइवा नहीं होता, ये बीएड लेवल पे आपका वाइवा नहीं होता। जस्ट आपने असाइनमेंट्स करनी अच्छा। है। और एक और बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी असाइनमेंट्स मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी असाइनमेंट आपकी मिस ना हो। अगर मिस हो गई तो आप फेल हो सकते हैं, और अगर फेल हो गए तो आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपने इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेना है। जो आपका स्पेशली जो प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है और जो टीचिंग प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपने सीरियसली लेना है। इनकी कोई भी असाइनमेंट, कोई भी प्रेजेंटेशन स्किप ना हो, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है। ठीक है, बहुत डिफरेंस है इनमें। इनके इनके जस्ट रिसर्च असाइनमेंट होंगी, इसके अलावा पेपर वगैरह नहीं होंगे? नहीं नहीं, कोई पेपर नहीं होगा इनका। ये जो आपके असाइनमेंट्स आएंगी यही आपका एग्जाम होता है। ठीक है, अगर आप सबमिट करवाते हैं तो आप पास हैं, अगर आप सबमिट नहीं करवाएंगे, आप स्किप करेंगे, तो आप फेल हैं। क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है ये दोनों की एक वन साथ असाइनमेंट आती है? जी, दोनों का, ये टीचिंग प्रैक्टिस और जो प्रोजेक्ट वाला सब्जेक्ट है आपका। इनकी एक साथ असाइनमेंट आती है? इनके इंस्ट्रक्टर एक ही होते हैं या नहीं नहीं, दोनों के इनके अलग अलग? डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे। ये सुपरवाइजर आपके डिफरेंट होंगे, हर स्टूडेंट का सुपरवाइजर डिफरेंट होगा। ठीक है, और वो आपको आप खुद चूज नहीं करेंगे, वो यूनिवर्सिटी ही आपको मतलब अलॉट करेगी कि आपके ये सुपरोवाइजर है और इसका आपने उनसे मतलब है कांटेक्ट कि करना जो है। हमारा टीचिंग प्रैक्टिस वाला है और एजुकेशन वाला है, दोनों रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग से टॉपिक चूज करने होंगे या दोनों का एक ही तरीका कार है? अ, दोनों सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं आप? जी जी, दोनों की। जो आपका टीचिंग प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है ना, वो अलग है। ठीक है, वो अलग इस तरह से है कि आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये दोनों सेम चीजें नहीं हैं, इनमें बहुत डिफरेंस है। जो टीचिंग टीचिंग प्रैक्टिस वाला उस वाला सब्जेक्ट है। है, इसमें ये होगा कि आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट आएगी 10 मार्क्स की,
उसमें आपने 3 सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे और 3 सब्जेक्ट्स आप किसी भी ग्रेड लेवल के ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको बोला जाएगा जी आपने लेसन प्लान बना के सेंड करना है, ठीक है। ठीक है, लेसन इसका अलग से इंस्ट्रक्टर होगा। जी, तो जो आपका लेसन प्लान फॉर्मेट प्रूव होगा फर्दर आपको उसी पे बनानी होगी, लेसन प्लान्स बनाने होंगे। लेसन प्लान ही बनाने होते हैं आपको, ये कोई सीन नहीं है कि जी आपने स्कूल में जाके पढ़ाना है या इंटर्नशिप है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। जस्ट आपको लेसन प्लान्स बनाने हैं। और जो आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी 2 होंगी, आपको एक आपके साथ एक स्केड्यूल शेयर किया जाएगा जिसमें आपको 1 डे खुद प्रेजेंट करना पड़ेगा गूगल क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स जो भी आपके क्लास फेलोज होंगे अपने टीचर के सामने, सुपरवाइजर के सामने। और एक प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी पीयर ऑब्जर्वेशन की होगी, जो आप मतलब आप पहले आपने दे दी है प्रेजेंटेशन, अब आप खुद दूसरे को प्रेजेंट ऑब्जर्व करेंगे, तो उस पे भी असाइनमेंट होती है। और जो आप खुद प्रेजेंट करेंगे उस पे भी असाइनमेंट होती है। लेकिन इन दोनों का ये सीन है कि अगर आप फर्ज करें कि मजबूरी है, आप खुद प्रेजेंट नहीं कर पाए, आपने वो सेशन ज्वाइन नहीं किया और आपने LMS पे वो अपलोड कर दिया, ठीक है, तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि जी आपने वो ज्वाइन नहीं की क्लास। इसी तरह से पीयर ऑब्जर्वेशन की है, पीयर ऑब्जर्वेशन की अगर आप असाइनमेंट भी बना के सेंड कर देते हैं लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया, क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया, तो भी आपकी मार्क जो असाइनमेंट है वो 0 मार्क होगी, ठीक है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने मिस नहीं करना जो भी आपके साथ इन दोनों स्केड्यूल शेयर चीजों हो। इन दोनों चीजों के हवाले से जो हमारा इंस्ट्रक्टर होगा, ये डिफरेंट होगा, ये सेम ये नहीं होंगे। हमारा इंस्ट्रक्टर होगा क्या? सेम नहीं, नहीं मतलब जो आप बता रही है ना कि मतलब एक ऑब्जर्वेशन आपने खुद करनी होती है और एक क्लास जी में जी, आपने जो है ना खुद प्रेजेंट करना होता है, तो क्या इस हवाले से ये जो इंस्ट्रक्टर होता है ये गाइडलाइंस देता है या? इंस्ट्रक्टर आपको गाइड कर भी देता है लेकिन आई थिंक सो कि नहीं करते। जो आपके प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट के जो आपके सुपरवाइजर होंगे वो भी आपको गाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप भूल जाएं कि जी हम हमें सुपरवाइजर गाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपको जस्ट ऊपर ऊपर से हेलो। सिर्फ 5% आपको गाइड करेंगे। ये गाइडेंस का कोई चक्कर नहीं है सुपरवाइजर, ये कुछ होते हैं सुपरवाइजर अच्छे जो आपको गाइड कर देते हैं, अदरवाइज मेजोरिटी जो सुपरवाइजर होते हैं वो आपको गाइड नहीं करते। मीन्स की खुद ही सारा कुछ करना होता है। जी, स्टूडेंट ने खुद सारा कुछ करना होता है। और मिशाल फातिमा, आप कह रही थी कि SPSS पे वीडियो बनाएं, वो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार वीडियोस बनाऊं, तो आप वो वीडियो देख सकती हैं। और ये मीटिंग भी मैंने इसलिए एक कंडक्ट की असाइनमेंट को थी। करने के लिए कितने डेज देते हैं सुपरवाइजर? अ, आपका 3rd सेमेस्टर है ना? ये आप रिसर्च प्रोजेक्ट के असाइनमेंट की बात कर रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, अब आवाज आई आपकी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो। हेलो। आपकी आवाज कट रही है, अगर किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि आपने अपने प्रोजेक्ट की असाइनमेंट, किसी भी असाइनमेंट को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप करेंगे तो बाद में आपको खुद ही रोना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास काफी स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो अपनी असाइनमेंट को सीरियस नहीं लेते और उनके मार्क्स भी नहीं होते और वो उनके फेल होने के चांसेस होते हैं। तो आपने इन बातों को मद्देनजर रखना है। किसी का क्वेश्चन है?
सॉरी उस टाइम मुझे आवाज नहीं आ रही थी, नेट इशू था। तो मेरा क्वेश्चन था कि एक असाइनमेंट के लिए हमें कितने डेज मिलते हैं? प्रोजेक्ट के असाइनमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं आप? जी जी, प्रोजेक्ट के असाइनमेंट के हवाले से। इसमें आपको ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज मिल सकते हैं, ऑलमोस्ट ना। मैक्सिमम कितनी असाइनमेंट होती हैं? इसकी 7 असाइनमेंट्स होंगी। ये जैसे मैंने आपको, ये आपके जो चैप्टर एक, तो आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट होगी वो टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से होगी। जो आपकी सेकंड असाइनमेंट होगी वो इंट्रोडक्शन के हवाले से होगी। जो आपकी थर्ड असाइनमेंट होगी वो लिटरेचर रिव्यू के हवाले से होगी। जो आपकी फोर्थ असाइनमेंट होगी वो मेथोडोलॉजी के हवाले से होगी। जो आपकी फिफ्थ असाइनमेंट होगी वो डाटा एनालिसिस के हवाले से होगी। और डाटा एनालिसिस वाली असाइनमेंट आई थिंक 30 मार्क्स की होती है। और जो हमारा असाइनमेंट वर्क होता है, जी क्या असाइनमेंट वर्क कंप्लीट करने के बाद कोर्स हमारा जो सुपरवाइजर होता है वो उस पे कमेंट्स देता है, या आफ्टर अपलोडिंग उसके बाद जी ही जी कमेंट करता है, बिल्कुल पहले वो तो नहीं करता? कमेंट करेंगे जी। ये आपका थीसिस है, आपकी असाइनमेंट है, ये आपने अच्छा किया, आपने क्वेश्चन कर लिया। ये मैं खुद भी बताना चाह रही थी लेकिन मेरे माइंड से ये स्किप हो गया। ये एक्चुअली ये आपका थीसिस है। ठीक है, बाकी असाइनमेंट्स का ये हिसाब होता है कि जी आपने वो असाइनमेंट कर ली और आपको मार्क्स मिल गए, बात खत्म हो गई। लेकिन ये आपका जी जी। थीसिस है, आपके जो भी रिमार्क्स आएंगे सुपरवाइजर की तरफ से, आपने उनको रिफाइन करके उन मिस्टेक्स को ठीक करके आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट आएगी आपने उसको सबमिट करवाना होता है अगेन। ठीक है, मतलब इसमें रिफाइनमेंट आपकी चलती रहती है, एंड तक चलेगी। और लास्ट वाली जी जो ठीक। असाइनमेंट है वो आपकी आई थिंक सो के वो 60 मार्क्स की है, जिसमें आपकी फाइनल रिपोर्ट होती है। मतलब कंप्लीट थीसिस होगा वो। इसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट है और एक टीचिंग प्रैक्टिस, इनमें से एक की जो है ना वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चेक की थी। एक के 200 मार्क्स लिखे हुए हैं और एक के जी 100 मार्क्स लिखे हुए हैं। तो 100 टीचिंग मार्क्स की प्रैक्टिस क्या के चीज़ है? और 200 है। टीचिंग प्रैक्टिस के 200 मार्क्स हैं और प्रोजेक्ट के 150 मार्क्स हैं। 150 में से आपने 70 मार्क्स मस्ट लेने हैं। और जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस है वो आपके 100 मार्क्स मस्ट होना जरूरी है। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया ये है। एनी क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना मैं फिर मीटिंग एंड करती हूँ। इन दोनों सब्जेक्ट का जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट का 4 CGP होता है, 4 4। जी जी 4 4 ही होगा। इसके अलावा हमारे कितने सब्जेक्ट होंगे थर्ड सेमेस्टर में? मेरी आपके ICT 3 जो स्पेशलाइजेशन की। सब्जेक्ट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें आपका एक तो ये प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है। दो आपके कंपलसरी एक सॉरी टीचिंग इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे स्पेशलाइजेशन एरिया के। और दो और हैं सब्जेक्ट, ये EDU 431 है आई थिंक सो, इस तरह का कोई सब्जेक्ट है। मुझे आई हैव नो नहीं, बट नाउ। वो तो हमारा सेकंड सेमेस्टर में था ना, ICT स्पेशलाइजेशन के साथ कंपलसरी सब्जेक्ट। मैं थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, क्या इसमें भी हमारे पास चॉइस होगी इलेक्टिव सब्जेक्ट रखने की? नहीं नहीं, आपने जो स्पेशलाइजेशन एरिया सिलेक्ट किया है ना, आपके अगर आपने उसके 2 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, अगर आपने 4 टोटल सब्जेक्ट्स हैं ना आपके स्पेशलाइजेशन एरिया के, तो अगर आपने उसमें मींस के से थर्ड सेमेस्टर में वो मींस क्या, जी हमारी उसके जो बाकी थर्ड जो सेमेस्टर में 2 मेरी। सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसमें अब आपको ये नहीं है कि आपको चॉइस दी जाएगी, आपने उसी स्पेशलाइजेशन एरिया के पढ़ने होंगे, क्योंकि आप मींस स्पेशलाइजेशन एरिया अपना सेलेक्ट कर चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में। हाँ, मींस कि अब थर्ड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे चूज करने हैं कोर्स जी सिलेक्शन वो में। सारे चूज करने हैं आपने। जी ठीक।